नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो नवंबर 2012 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो हमने बताया था कि जहाँ भी कठोर रवैया, रटना, दंड देना, जहाँ भी आपको दिखाई दे नेगेटिव है, पाठ्य पुस्तक की बात की जाए प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें सबसे सटीक आपको आंसर किसको लगाना है, जहाँ भी भाषा प्रयोग और वहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात। अवसर उपलब्ध कराना, सहयोग करना, सहायता करना, ऐसे पॉजिटिव प्रश्न में अगर आपका पूछा गया सकारात्मक प्रश्न है तो सकारात्मक आंसर आप लोग ऑप्शन में ढूंढिएगा। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर ये, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, या बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। देखिए, बधे बधाए जवाब का मतलब एक ही आंसर, एक ही जो टीचर ने बता दिया उसी को आंसर के रूप में दे। कह रहा है कि ये भी संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग, ऐसा नहीं, वो जो अपनी मातृभाषा सीख के आते हैं उनको भी वरीयता देनी चाहिए। तो कह रहा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दे, यानी वो जिस तरह चाहे जैसे उसको समझ में आए वो अपने अनुसार जवाब दे सके, इसलिए आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर जो भाषा है एक नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ऐसा नहीं है, मौखिक भी होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक में ही होता है, केवल परीक्षा में ही होता है। परीक्षा से पहले हम लोग पढ़ते हैं मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, जैसे भी। तो यहाँ पर हो जाएगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश, देखिए केवल आया हुआ है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, भाषा जरूरी है, बिना लैंग्वेज बिना भाषा के तो संभव ही नहीं है। अगला है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए उपलब्ध कराने की बात की गई है, समृद्ध भाषिक परिवेश। तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है। दूसरों की बात समझना या सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर अपनी बात कहना और सीखना। तो सही जवाब हो जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर पाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण। देखिए व्याकरण पाठ्य पुस्तक की बात की गई है, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो इसको आंसर नहीं लगाएंगे। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना
किससे संभव है? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से या फिर लिखित परीक्षा से। तो साथियों पोर्टफोलियो से लगभग हमको लग रहा है कि मुझे याद है कि लगभग ये तीसरा प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब से हम लोग देख रहे हैं, तीसरी बार ये प्रश्न ऐसे प्रश्न पोर्टफोलियो वाले आ चुके हैं। तो आंसर जाएगा हमारे बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होना चाहिए या फिर साधन है। तो यहाँ पर ये एक साधन का काम करता है, ऑप्शन हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्र पत्रिकाएँ भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है या फिर साधक है। तो यह जो है क्या है, साधक है, बाधक नहीं है। आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर श्रुत लेख। तो यहाँ पर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना किसका वर्णन करता है? वर्णन करना ये कौन सी गतिविधि है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें साथियों ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं या फिर केवल शिक्षण पद्धति है। तो दो तो ऐसे ही केवल वाला हमारा यहाँ से, और तरीके मात्र हैं ऐसा कहा गया है, इसलिए सटीक आंसर लगाएंगे सी के साथ। जहाँ भी केवल ही मात्र ऐसे अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन आपको निगेटिव ऐसे दिख रहे हैं 3, उनको हटाइए और जो बच रहा है उसको आंसर लगाइए। ऐसे आपके कम चांस होंगे कि आपके प्रश्न आंसर गलत होंगे। तो यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए ऐसा बार बार ऑप्शन आ रहा है, पॉजिटिव में ऐसा अगर आए नेगेटिव ऑप्शन तो क्रॉस करिए, आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। कह रहे बच्चों को केवल मानक भाषा, केवल आ गया क्रॉस करिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सदैव की बात की गई है, हमेशा नहीं। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा सी, सी नहीं होगा बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है कि भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखिए यहाँ पर दिया गया है केवल, तो केवल वाला तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि भाषा के व्याकरण की समझ को पूछा गया है। केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या फिर संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और टॉपिक वाइज हमने सीडीपी का जो है वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। आप एक बार पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक को आप लोग एक बार जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। उससे संबंधित हमने प्रश्न कराए हुए हैं ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। देखिए ऐसा नहीं है, त्रुटियों से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं, यानी त्रुटियां भी सीखने का एक साधन है। कह रहा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता का प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देने की बात की गई है। देखिए तो बल वाला नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, प्रोत्साहित करने वाला ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। अब अगला प्रश्न आपका यह है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनना है।
तो चलिए एक बार कविता को पढ़ लेते हैं पद्यांश को। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है यहाँ पर, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। पंक्ति का भाव पूछा गया है, यानी विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। अगला ऑप्शन आपका कह रहा है कि बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, और अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, या फिर काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इस पंक्ति का भाव है कि अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन होता है, यानी प्रकाश आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि काले बादल प्रतीक हैं किसके? जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, या फिर तूफान के, या फिर गर्मी से मुक्ति के। तो यहाँ पर जो काव्यगत पंक्तियाँ दी गई है, इसमें काले बादल जातिगत वैमनस्य के प्रतीक रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो है आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया। तो घन, जलद, पयोधर और जलज। तो यहाँ पे देखिए घन भी होता है, जलद भी होता है, पयोधर भी होता है। ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तो जलज जो है यह इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपका यह है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता यानी इसका विलोम गुलाम, पराधीनता, परतंत्र, या फिर परतंत्रता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्रता का हो जाएगा पराधीनता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पराधीनता। यहाँ पर देखिएगा साथियों, स्वतंत्रता का परतंत्रता भी हो जाएगा, क्योंकि पराधीनता होगा स्वाधीनता का, स्वाधीनता का हो जाएगा पराधीनता। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आपका आंसर बी होगा या फिर सी। अगला प्रश्न है कि कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को, या फिर बादलों को। तो कवि इस पंक्तियों में आशा की किरण को देखने और सुनने की बात कहता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका यह है, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है, यानी उपयुक्त उत्तर को चुनना है। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। एक बार साथियों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि यहाँ पर जो गद्यांश है थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना था, या फिर उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना था, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना था,
या फिर ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना था। तो साथियों, इसके आंसर के लिए जब आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर देख सकते हैं बनाना, यहाँ पर आंसर मिलेगा इस लाइन में। तो यहाँ से आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी के साथ, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। तो अगर ध्यान से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जब वहाँ से पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लेखक का क्या मानना था, ये ऑप्शन आपका स्क्रीन पर दिया गया है। तो लेखक जो है, लेखक का क्या मानना था, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा गद्यांश में आंसर देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा कि इस ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उसमें खटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती है। तो ये वाला आपको जहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। तो अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव के रहने वाले सभी लोगों की, गांव के प्रधान की, या फिर संस्थापक की? तो साथियों, यहाँ पर उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की थी। चलिए पैराग्राफ में देख लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर गद्यांश का देखे होंगे गद्यांश को, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर की जानकारी थी कि वहाँ पर कोई स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आत्म उपसर्ग कह रहा है कि किस शब्द में नहीं है। तो उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। आत्मसम्मान इसमें जुड़ा है, आत्मीय, परमात्मा। अब देखिए यहाँ पर आत्मीय, आत्मनिर्भर, तीनों में आत्म जुड़ा हुआ है, जबकि ऑप्शन सी में परमात्मा में नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका क्या कारण है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, या फिर तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, इसका कारण यही है कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शताब्दी रिक्त स्थान समास का उदाहरण है। शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब होता है, शताब्दी यहाँ पर संख्यावाची है, और संख्यावाची हमारा किस में आता है? द्विगु समास में। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा, यानी जिस संज्ञा शब्द में प्रथम पद संख्यावाची, जैसे चतुर्वेद यानी चार वेद, चतुर्दिक यानी चारों दिशाएं, त्रिफला यानी तीन फलों का समूह या फिर समाहार, चतुर्युग यानी चार युगों का समाहार। तो इसी प्रकार शताब्दी भी है, शताब्दी यानी 100 साल में एक शताब्दी होता है। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? कर्मठता, इसको तो देते हैं, और उसके बाद दिया गया है, कर्मठता के बाद से आपका है अकर्मण्यता, सादापन, तो सादापन को देते हैं, आत्मनिर्भरता को भी मान्यता देते हैं, जबकि अकर्मण्यता को नहीं देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्वावलंब, अनुशासन, अनुशासित, या फिर आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है आपका आज की इस वीडियो का, उपयोगी शब्द का विलोम है। अनुपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगिता, या फिर अउपयोगी। तो देखिए यहाँ पर अनुपयोगी हो जाएगा,
अनुपयोगी, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके चले जाइएगा ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन हो समय से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।